हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जिस विषय पर हम लोग गौर करेंगे वो है भारतीय न्याय व्यवस्था। भारतीय न्याय व्यवस्था, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे या देखेंगे या जानेंगे कि भारतीय न्याय व्यवस्था का इतिहास क्या है और भारतीय न्याय व्यवस्था में लिंग आधारित असमानता किस तरह से विद्यमान है, जाति वर्ग आधारित असमानता, केस पेंडेंसी और उसके बाद से न्याय में देरी। इस सब मुद्दों पर हम लोग गौर करेंगे और देखेंगे डेटा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रथम बार इसी समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण डेटा है, बार बार एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा। 1861 1861 के तहत 1861 अधिनियम के तहत 1866 में इलाहाबाद 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 हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 61 में इन तीनों कोर्ट की स्थापना हुई थी और वहीं इलाहाबाद कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। इस सब आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सारे कोर्ट, जो तीन कोर्ट एक साथ लागू शुरू की गई थी, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। इन तीनों कोर्टों ने अपना काम करना शुरू किया था 1862 से 1862 से अपना काम करना शुरू किया था। तो आगे देखते हैं हम लोग। मद्रास बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारत के संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का अर्थ हुआ कि जैसे कि भारत में है, ये हो गया आपका जिला न्यायालय, ये हो गया आपका हाई कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो कोई केस यहाँ जिला न्यायालय में गया, यहाँ से कोई संतुष्ट नहीं हुआ कोई व्यक्ति, तो वो फिर चला जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चला गया और यहाँ अंत में न्याय मिलता है उसको। लेकिन अमेरिका की यहाँ बात हम लोग देखें तो अमेरिका की बात है, तो अमेरिका में है दोहरी न्याय व्यवस्था। वहां पे है एक स्टेट का हाई कोर्ट और एक हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर है, ये अपने आप में अंतिम स्थान है न्याय का और ये भी अपने आप में अंतिम स्थान है न्याय का। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ केस लेके यहाँ गया तो उसको यहाँ पे अल्टीमेट न्याय मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से वो आगे केस नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। अमेरिका में हाई कोर्ट में अगर केस गया तो यहीं पे उसका अंतिम निर्णय आ जाएगा। ये केस हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति नहीं ले आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया वो सुप्रीम कोर्ट में ही केस रह जाएगा। यानी कोई नीचे से, यहाँ से कोई केस ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर दोहरी न्याय व्यवस्था, यानी दोनों जगह न्याय मिल सकता है और दोनों जगह का निर्णय अंतिम होता है। इसलिए अमेरिका के विपरीत भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। वहीं भारतीय और उसके तहत और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में इसे रखा गया है। वहीं भाग 5 के तहत इसे स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस में है, तो 124 में है। 124 में है, इसकी स्थापना की व्याख्या की गई है। और भाग कितना है, भाग आपका है 5 भाग। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में, भाग 5 में, इसे आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय जो अलग अलग राज्यों में स्थापित है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के तहत है। भाग 6 है। तो हम लोग यहाँ अगर सीधा क्वेश्चन आता है कभी किसी एग्जाम में, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है, हाई कोर्ट की स्थापना, तो सीधा आपको कहना है 214 इसका सीधा आंसर हो जाएगा। वहीं भाग की बात की जाए
तो भाग हो जाएगा आपका 6, 214 भाग 6, ये 214 से 231 के बीच में पूरा प्रक्रिया है न्यायालय का। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में ये भारतीय संविधान में लिखा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने हेतु ठोस कदम उठाएगी या कानून बनाएगी या इस तरह की व्यवस्था करेगी जो दोनों में टकराव न हो। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है जिनका निर्धारण या नियुक्ति कहा जाए तो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होता है, आप लोग जानते होइएगा कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, इसके तहत होता है। उच्च न्यायालय विभिन्न राज्यों और संघ डोमेन में 25, यानी डोमेन का मतलब संघ शासित प्रदेश, विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेश में 25 उच्च न्यायालय व्यवस्था की गई है, 25 न्यायालय की व्यवस्था की गई है। एक आवेदक मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 31 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि पीएलआई जो होता है इसी के तहत डाला जाता है, या तो इसके तहत या फिर इसके तहत। पीएलआई इसी के तहत डाला जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार के हनन अगर किसी का होता है मौलिक अधिकार का, तो वो अनुच्छेद 31 या फिर 226 के तहत न्यायालय जा सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसी क्रम में भारतीय न्यायपालिका का महत्व। भारतीय न्यायपालिका का क्या महत्व है? तो इसका महत्व यह है कि भारतीय संविधान के प्रहरी के रूप में जाना जाता है और उसके रूप में कार्य करता है और मौलिक अधिकार का बचाव करता है, मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। सरकार अगर चाहे तो आपका सारा सामान या जो भी आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है वो हनन कर सकती है। आपको बोलने की आज़ादी, आपको घूमने की आज़ादी, आपको जो भी संविधान द्वारा मिला हुआ है वो हनन करके उसे आपको समेट सकता है या फिर उसे वापस ले सकता है। तो यहीं पर भारतीय संविधान आता है, भारतीय न्यायपालिका आती है जो इसकी रक्षा करता है और इसका व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के प्रहरी के रूप में जाना जाता है और मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में जाना जाता है न्यायपालिका। आगे देखते हैं हम इन तमाम मुद्दों के अलावा भारतीय न्याय प्रणाली के साथ कुछ अन्य मुद्दे भी जुड़े हुए हैं जो हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं। न्यायिक रिक्तियां 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय में कुल 1079 पद न्यायाधीशों की स्वीकृत है। यानी 2016 के अनुसार न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे वो 1079 होंगे, इतना पद स्वीकृत है। मैक्सिमम इतना पद हो सकता है, इतना 1079 पद स्वीकृत है, जिसमें से जबकि देश के सभी 25 न्यायालयों में 429 पद रिक्त है। यानी 1079 पद स्वीकृत है, 429 पद रिक्त है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 40% से अधिक पद रिक्त है। यही कई कारणों में से एक ये भी कारण है न्याय मिलने में देर होना। आगे हम लोग देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से न्यायाधीशों का अनुपात दुनिया में सबसे कम है। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से न्यायाधीशों का अनुपात दुनिया में सबसे कम है, जहां प्रति मिलियन लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 150 है। अब इसका क्या अर्थ है मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिलियन, प्रति मिलियन का अर्थ हो गया 1 मिलियन। अब 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो भारत में 10 लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश है 21 न्यायाधीश है। वहीं अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 150 न्यायाधीश है। तो आप देख सकते हैं कितना असमानता है न्यायाधीशों के वितरण में, एक विकसित देश में और एक विकासशील देशों में। ये अंतर पैदा करती है एक विकसित देश और एक विकासशील देशों के न्याय व्यवस्था में। तो आप देख सकते हैं कितना प्रति मिलियन 21 है, वहीं अमेरिका में अगर तुलना की जाए तो 150 है प्रति मिलियन। तो आप लोग समझे हुए। आगे बढ़ते हैं। न्याय में देरी। भारत में आपराधिक मामलों को हल करने में
30 साल से अधिक का समय लगता है। और नागरिक मामले को तो कभी कभी भी निपटान वर्तमान दर पर नहीं किया जा सकता। यानी वर्तमान में जो हिसाब चल रहा है न्याय व्यवस्था में, वो वर्तमान स्थिति से तो कई साल, 100 साल बीत जाएंगे फिर भी नहीं, लगभग 300-400 साल बीतेगा तब निपटारा होगा। देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कानूनी विवाद, देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कानूनी विवाद बैंक परिसमापन बैंक परिसमापन का मामला है, जो 2030 में समाप्त हुआ था। और यह 72 सालों के बाद ये सुलझाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि एक केस को न्यायालय में सुलझाने में 72 साल तक लग सकता है, यानी एक पीढ़ी बीत जाएगा एक केस सुलझाने में, अगर इस तरह के पेच में फंस गया तो। समावेशन का अभाव, समावेशन का अभाव यहाँ पर हम लोग देखेंगे। समावेशन का अभाव, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी 1989 में नियुक्त हुई थी 1989 में। तब से अब तक कुल 11 महिला न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश सहित, जिसमें से केवल 3 महिलाएं न्यायाधीश है। और यह लगभग 4% के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में मात्र 4% न्यायाधीश महिलाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगस्त 2024 तक भारत के सभी 25 उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों में से केवल 14% महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4% महिलाएं हैं, और वहीं संपूर्ण भारत की बात की जाए तो हाई कोर्ट में लगभग 14% महिलाएं हैं। सभी 25 उच्च न्यायालयों में केवल 2 महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो आप लोग देख सकते हैं जेंडर आधारित असमानता किस तरह से व्याप्त है भारतीय न्याय व्यवस्था में। सभी 25 उच्च न्यायालयों में सभी 25 उच्च न्यायालयों में केवल 2 महिला मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है। विश्व में यह प्रतिशत लगभग 20% तक हो गया है। विश्व में यह लगभग 20% तक हो गया है महिलाओं की भागीदारी न्याय व्यवस्था में। आगे हम लोग देखेंगे न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता। इसमें इससे संबंधित एक प्रश्न पर कानून मंत्रालय ने पिछले सप्ताह संसद को सूचित किया कि 2018 से पिछले 7 वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त लगभग 78% उच्च न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता। इससे संबंधित एक प्रश्न पर कानून मंत्रालय ने पिछले सप्ताह संसद को सूचित किया कि 2018 से पिछले 7 वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त लगभग 78% न्यायाधीश उच्च जाति से थे। आप देख सकते हैं कि कितना वर्चस्व है उच्च जातियों की न्यायिक व्यवस्था में। 78% न्यायाधीश उच्च जातियों से थे, जबकि अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रत्येक में से 5% है। यानी तीनों मिलाकर के 5-5% था, वहीं 78% अकेला उच्च जातियों का दबदबा है न्यायिक व्यवस्था में, 5% है। ओबीसी की भागीदारी देखा जाए तो इसमें लगभग 12% है। ओबीसी का भी भागीदारी कुछ अच्छे नहीं है। तो ये आपका जाति और सामाजिक भेदभाव किस तरह से न्याय व्यवस्था में चल रहा है हम लोग ने यहाँ देखा। लोकसभा में राजद के एक बहुत अच्छे सांसद है मनोज झा द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2018 से नियुक्त 715 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से SC 22, ST 16 और 89 ओबीसी श्रेणी के और 37 अल्पसंख्यक वर्ग के नियुक्त किए गए हैं। यानी यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह का डेटा संसद में पेश किया जा रहा है और किस तरह का भेदभाव का रिकॉर्ड बाहर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, खुद कानून मंत्री ने कहा है ये सब डेटा संसद का डेटा है। ये सारा डेटा आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आप लोग इसको चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं डेटा को। 715 न्यायाधीश की नियुक्ति हुई, जिसमें से 22 SC की नियुक्ति हुआ, 16 ST की नियुक्ति हुआ और 89 OBC की नियुक्ति हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग का लगभग 37 नियुक्ति की गई। तो आप देख सकते हैं किस तरह का व्यवस्था चल रहा है, इसमें सुधार की अति आवश्यक है। लंबित मामलों की संख्या, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार देश भर में 50 मिलियन का अर्थ हो गया 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ या 50 मिलियन से अधिक मामले लंबित है। 5 करोड़ से अधिक मामला लंबित है या 50 मिलियन, लगभग 4 लाख, लगभग 4 लाख मामले उच्च न्यायालय में है। हाई कोर्ट में 4 लाख मामला अभी तक लंबित है देश के सभी न्यायालयों में मिला करके। वहीं 65,000 मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में भी 65,000 मामले अभी लंबित है। अब यहाँ देख सकते हैं 4 लाख हो गया आपका हाई कोर्ट में, 65,000 हो गया सुप्रीम कोर्ट में, बाकी का लगभग 45 लाख आपका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में लंबित है। आगे हम लोग देखते हैं मौजूदा गति से भारत की स्थिति को साफ करने में, मतलब जिस स्थिति से अभी न्याय मिल रहा है, जिस स्थिति से न्याय का रिजल्ट आ रहा है, जिस स्थिति से केस का निपटारा किया जा रहा है, इसमें 300 साल से अधिक का समय लगेगा। इस स्पीड से अगर न्याय मिलता रहा या न्याय व्यवस्था चलता रहा तो पूरे मामले को समाप्त करने में 300 साल से अधिक समय लगेंगे। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना रिश्वत लेने वाले न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी अभी एक नया मामला आया था दिल्ली में जहां एक न्यायाधीश के घर में लगभग करोड़ों रुपए पाया गया है। ये भी एक मामला ज्वलंत मुद्दा है। तो आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है और उदाहरण भी आपके सामने ही आ गया है। तो प्रत्यक्ष के प्रमाणम क्या है। वहीं 2011 में सौमित्र सेन भारत के कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। पहले न्यायाधीश बने जिन पर धन के दुरुपयोग के आरोप में राज्यसभा द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो इनके ऊपर राज्यसभा में महाभियोग चलाया गया था और ये पहले न्यायाधीश बने जिनके ऊपर राज्यसभा में महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग इनसे पहले और कई न्यायाधीशों पर चलाया गया था, लेकिन उसे आधे रास्ते पर खत्म कर दिया गया या फिर प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन इनके ऊपर चला था। तो ये आप याद रखिएगा। पारदर्शिता की कमी के मामला देखा है तो सूचना का अधिकार अधिनियम न्यायपालिका पर लागू नहीं होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुई थी और यह न्यायपालिका पर लागू नहीं होती है। चयन प्रक्रिया में कॉलेजियम प्रणाली पारदर्शी नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली में पता ही नहीं चलता कि किस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी अपारदर्शी है, यानी पारदर्शी नहीं है। विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक है। भारतीय जेलें विचाराधीन लोगों से भरी हुई है। दुनिया भर में 3 में से 1 कैदी विचाराधीन है दुनिया भर में। इसके तुलना में भारत में लगभग 77% कैदी मुकदमा के प्रतीक्षा में हैं। यानी दुनिया भर में 33% कैदी विचाराधीन है, तो भारत में है आपका 77%। देखिए कितना अनुपात है कैदियों का, क्योंकि न्याय मिलने बहुत देर हो रहा है। इतना केस लंबित, इतना पेंडिंग है और इसके बहुत सारे कारण हैं। कोई ये कारण पर क्या जोर दिया जाए, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में न्याय व्यवस्था के विभिन्न पहलू पर गौर किया। भारतीय न्याय व्यवस्था में लिंग आधारित असमानता, जाति वर्ग आधारित असमानता को दूर करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं इसी तरह के वीडियो और लाता रहूंगा इंटरेस्टिंग मुद्दे पर, रोचक मुद्दे पर। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।